अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ, आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 13 है। चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं जी। कंसेंट के ऊपर हमने कल बात की है। अगर थोड़ा सा रीकैप हम क्विकली कर लें तो हमने कहा जी कंसेंट से मुराद है कि जितनी भी पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने भी प्रोमिसेस हैं, प्रोमिसेस हैं, सिंगल हैं तो फिर भी, और एक से ज़्यादा हैं, जॉइंट प्रोमिसेस होते हैं, आगे पढ़ेंगे जाके, एक से ज़्यादा प्रोमिसेस या एक से ज़्यादा प्रोमिसेस हैं तो फिर भी तमाम के तमाम लोग जो पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम पेज के ऊपर होने चाहिए। उन सबको एक ही अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्ट्रैक्ट की, सबको पता है किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, किस रेट के बारे में बात की जा रही है, कौन कौन सी कंडीशन है, बिल्कुल एज इट इज़ जैसी वो हैं वैसी दूसरी पार्टी को भी समझ आ रही है। दिस इज कॉल्ड दी कॉन्सेंट। इसका लैटिन फ्रेज जो कि लीगल टर्म्स आप लोगों को भेजी भी हुई हैं, अगर आप लोगों को तौफीक हुई है उसको देखने की, और लेक्चर भी आप लोगों के पास अवेलेबल है तो प्लीज़ उसको भी ज़रा सुनिएगा। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लैटिन फ्रेजेस जब यूज़ करेंगे, जो लोग थोड़ा सा ज़्यादा अबव दी एवरेज खेलना चाह रहे हैं या अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो पेपर में लिखेंगे इंशाल्लाह, एग्जामिनर को मज़ा आ जाएगा, अशश कर उठेगा कि यार बंदा या बंदी जो है पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तो कंसेंसस एड आइटम हमने इसके लिए टर्म यूज़ की थी। अच्छा, फिर हम आगे दी कि कॉन्सेंट फ्री भी होनी चाहिए। पहले नंबर पे तो अगर कॉन्सेंट ही नहीं है, सेम पेज के ऊपर है ही नहीं, दोनों को पता ही नहीं है कि किस तरह की बात हो रही है, तो फिर तो वो वैसे भी वॉइड है एग्रीमेंट। लेकिन अगर कॉन्सेंट तो थी लेकिन वो फ्री नहीं थी तो भाई फिर वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे बन चुका था। बाद में फिर जाके एक पार्टी ने, जो अग्रीव्ड पार्टी थी, उसने प्रूव कर दिया कि माई कॉन्सेंट वॉज नॉट फ्री एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो प्लीज मेक इट अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट फिर क्या करती है, उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देती है एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। तो कल फिर हमने कहा ये 5 चीज़ें होती हैं जहाँ से फ्री होनी चाहिए कॉन्सेंट। आपका जो है क्वर्जन, आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन 5 चीज़ों से योर कॉन्सेंट मस्ट बी फ्री। ठीक है। देन हम बात आ गई, हमने क्वर्जन के ऊपर थोड़ी सी बात की। क्वर्जन के ऊपर जो मोटी मोटी बातें थी वो ये थी कि क्वर्जन से मुराद है कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करना या थ्रेटन टू कमिट करना, अभी किया नहीं है लेकिन थ्रेट कर देना कि भाई मैं कोई ऐसा जुर्म करने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर लिखा हुआ है। ये नहीं ऑब्वियसली उसको आप बताएंगे कि जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर लिखा हुआ मैं वो करने जा रहा हूँ, इस तरह नहीं है। आप जो बता रहे हैं वो अगर पाकिस्तान पीनल कोड के जुराइम की लिस्ट में लिखा हुआ है तो इसको क्वर्जन कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आप अगले बंदे को कहोगे मैं आपको कत्ल कर दूंगा, आपके बच्चे को कत्ल कर दूंगा, मैं अगवा कर लूंगा आपको या किसी को, ठीक है, मैं घर आपका गिरा दूंगा, फलां, इस तरह की चीज़ें। या आप उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह या किसी उस बंदे को कब्जे में ले लेते हो, अगवा कर लेते हो, डिटेन कर लेते हो या थ्रेट टू डिटेन करते हो, इस मकसद से कि वो बंदा आपके साथ एग्रीमेंट में आए, वो ऑलरेडी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा था, आप अब उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आना चाह रहे हो, तो फिर आप क्या करते हो जी, क्वर्जन अप्लाई करते हो, इसको ये क्वर्जन कहा जाएगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि क्वर्जन जो अप्लाई हो रही है, जो आपको थ्रेट किया जा रहा है या जो असल में एक्ट किया जा रहा है वो पाकिस्तान के अंदर हो, दुनिया में किसी भी मुल्क में हो सकता है। अगर केस पाकिस्तान में किया गया है तो फिर वो कंसिडर किया जाएगा कि जी बिल्कुल वैलिड केस, तो वैलिड है एटलीस्ट, अब आगे जाके साबित होगा कि नहीं, वो देखते हैं। फिर वो कहता है कि ये भी जरूरी नहीं है कि क्वर्जन अप्लाई करने वाला बंदा कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हो, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते हैं इट डजंट मैटर, बंदा बाहर का भी हो सकता है जो क्वर्जन अप्लाई कर सकता है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं ये भी जरूरी नहीं है कि क्वर्जन जिसके ऊपर अप्लाई की जा रही है वो भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। वो कहते हैं वो भी बाहर का बंदा हो सकता है। कि मैंने कहा कि किसी बंदे को, यार अगर तुम अपना ये घर मुझे नहीं सेल करोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा, वट एवर, मतलब कोई ईजी सा सीन रखते हैं ना हमने, और क्या करना है, तो या अगवा कर लूंगा, इस तरह की चीज़। तो भाई अब देखे उसको कुछ नहीं कर रहे, उसके बच्चे को कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टू दी कॉन्ट्रैक्ट को। कल हमने गॉडफादर मूवी की जो एग्जांपल डिस्कस की थी वो डिटेल में तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को बता रही होगी। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे एग्जांपल ले ली, बस बंदा आपने पाकिस्तान का रख लिया, इतना सा सिर्फ वेरी हमने किया था, चेंज किया था, बाकी वो पूरी की पूरी मूवी की एज इट इज़ एग्जाम्पल है। सिर्फ बंदा जो मूवी एक्टर था उसको हमने पाकिस्तानी करार दिलवा दिया, ठीक है, बाकी हमने थोड़ा पाकिस्तान से रिलेट करने के लिए, बाकी सारा वैसे सीन था। इटली के बंदे थे, गॉडफादर साहब इटली के थे जिन्होंने क्वर्जन अप्लाई करवाई है, उसने भी खुद नहीं की, उसने भी आगे बंदा भेज दिया, देखें फिर भी वो क्वर्जन ही समझी जाएगी, ठीक है। जिसके ऊपर अप्लाई की वो भी इटली के अंदर था, जो घोड़ा था वो उसका था, मतलब उस बंदे के ऊपर अप्लाई नहीं की गई, उसके हॉर्स के ऊपर क्वर्जन अप्लाई की गई है, वो भी इटली में मौजूद था। लेकिन उसने अगर सोचा है मैं पाकिस्तान में आके केस करूंगा तो कानून को कोई मसला नहीं है, कानून इसको सुनेगा ज़रूर, अगर वो साबित कर दे तो भाई कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करवा देंगे हम। क्लियर है? अच्छा, अब अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए तो फिर करना क्या है? जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके बाद जो चीज़ें हैं वो भी उसने वापस करनी है, दिस इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। और जो दूसरी पार्टी है उसने तो ऑब्वियसली वापस करनी ही करनी है। अब अगर एग्रीड पार्टी कहती है कि मेरे पास जो चीज़ थी मैंने वो खा गया मस्त तेल में फ्राई करके, या मेरे पास जो पैसे थे वो मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास, तो फिर अदालत कहेगी भाई फिर वॉइड किस चीज़ का करवाने आए हो, फिर तो वॉइड नहीं हो सकता ना। मतलब ये तो नहीं कि दूसरी पार्टी आपको चीज़ वापस कर दे,
कैश या अगर वो कोई गुड्स थी या वो कोई एनीथिंग, आप आगे से कुछ भी ना करो तो ऐसा तो नहीं होना, ठीक है। तो दोनों को करना पड़ेगा। ये भाई हमने कल क्वेश्चन को पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, और इसी के साथ फिर हम क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फ़र्क भी समझेंगे। ये दोनों बड़े करीबी चीज़ें हैं, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस नाम से क्या जाहिर हो रहा है, क्या लग रहा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस नाम सुनकर आपके माइंड में क्या चीज़ आ रही है, मतलब कि क्या फील हो रहा है, क्या होगा, कुछ आता है माइंड में? अनड्यू का मतलब नाजायज़ ही है ना, मतलब कि अनड्यू, ड्यू नहीं था, ये बनता नहीं था, नाजायज़ ओवर कर ली गई है कोई चीज़, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस उसको कह दिया जाता है। नाजायज़ आपने किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस, अपना असरअंदाज आप हुए हैं, ठीक है, नाजायज़ असर किया है उसके ऊपर आपने और उससे आपने कोई फ़ायदा लिया है। अब इसमें और क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, यहाँ से आपको कुछ नज़र आ जाएंगे। वो इंशाल्लाह आगे एंड पे टेबल इसका दिया हुआ है, आपको टेबल से पहले सारे खुद क्लियर हो जाने हैं, आप फिर खुद टेबल बना सकते हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस डेफिनेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। इंड्यूस का मतलब है कि इसके ऊपर लगी है, ये चीज़ अप्लाई हुई है। इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच। पहले नंबर पे तो अंडरलाइन मार लें, रिलेशंस। वो कहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस मैं समझ लूंगा कि हुआ है अगर दोनों पार्टीज के दरमियान जो रिलेशन है, इसका मतलब रिलेशन तो है। पीछे क्वेश्चन के अंदर उसने रिलेशन की बात कोई नहीं की, उसने सिंपल कहा कि एक बंदा है वो दूसरे बंदे के ऊपर क्वेश्चन अप्लाई कर रहा है, सिंपल, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पीपीसी वगैरह वाली बातें करके उसने ये नहीं कहा कि उनके दरमियान कोई रिलेशन है। रिलेशन वाली बात कर देता तो भाई वो जो गॉडफादर का है उसके साथ क्या ताल्लुक था डायरेक्टर के साथ, इनका तो चलो शायद कोई ताल्लुक है, मतलब कि बन सकता है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि भाई मूवी में लेना है ये वो, शायद बन जाए। इसका तो कोई ताल्लुक, घोड़े गरीब का क्या ताल्लुक था यार इनके साथ, ठीक है। उधर रिलेशन ज़रूरी नहीं है, इधर रिलेशन लाजमी है। और रिलेशन से मुराद कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, रिलेशन से मुराद है कि पता हो कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई लिंक हो आपस में। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो बच्चों के साथ, रिलेटिव्स के साथ हमारा रिलेशन है, ठीक है। फिर हम अगर कहेंगे टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, वकील का उससे क्लाइंट के साथ, लॉयर क्लाइंट का रिलेशन है, डॉक्टर का पेशेंट के साथ कोई ना कोई तो रिलेशन है। रिश्तेदारी की बात नहीं हो रही, रिलेशन से मुराद है कोई ना कोई लिंक है कि नहीं। तो भाई पहली बात तो हमें यहाँ से डिफरेंस नजर आ गया दोनों के अंदर डेफिनेशन से। दोबारा, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच, जो रिलेशन है वो इस तरह के हैं दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। रिलेशन कुछ इस तरह का है कि एक बंदा दूसरे की विल को, दूसरे की ख्वाहिश को, दूसरे की मर्जी को डोमिनेट कर सकता है। फादर सन, अब्बा जी अगर कहें एक एज तक तो कम से कम ऐसे ही होता है, बाद में थोड़े से लफंटर हो जाते हैं बेटे, लेकिन एक एज तक तो एटलीस्ट, कुछ तो बाद अब लोग तो पूरी ज़िंदगी भी होते हैं लफंटर, नहीं मतलब कि सही, ठीक है। कहने का पर्पज़ है कि फादर जो है वो अपने बेटे को अगर कोई कहे काम कि यार तुमने ये करना है, बेटे ने कहा कि अब्बा जी मैं फलां बंदे से गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, फादर ने कहा कि नहीं यार बंदा नहीं ठीक है, ना कर, मानेंगे ना बात या नहीं मानेंगे? अब्बा जी की बात मानेंगे, ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। एक टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि यार तुम ना, मैं पढ़ने वाले तुम स्टूडेंट हो, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि तुम वहाँ पे मलिक के खोखे में बैठे हुए स्टिंग पी रहे होते हो, ना किया करो इस तरह। ये मैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की बात अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि वो स्टूडेंट अगर अच्छा हुआ तो मानेगा ही ना कि यार चलो टीचर ने अब कह ही दिया कि कोई और खोखा ढूंढ लेते हैं, कम से कम उधर नहीं बैठना। बात आ रही है समझ? पार्टीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अभी हम उधर नहीं जा रहे कि किस तरह से कर रही हैं, वो आगे बात आएगी। वो कहता है नहीं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, एक पार्टी दूसरे की विल को डोमिनेट कर रही है, दूसरी पार्टी जो है वो सबमिसिव है, या आप कह रहे हैं सबॉर्डिनेट बनी हुई है। वो एक पार्टी छोटी है, ठीक है, छोटी इन अ सेंस रिलेशन में, वो दूसरे पार्टी को रिस्पेक्ट दे रही है, उससे इन्फ्लुएंस होती है, ओके। and uses that position to obtain an unfair advantage of the over the other party। देखें उसने कहा कि
कब समझा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ है, इंड्यूस हुआ है? वो कहता है ये तब समझा जाएगा जब एक पार्टी, एक तो पहले नंबर पे वो कहता है कि पार्टीज़ के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन हो, लेकिन वो रिलेशन कुछ इस नेचर का हो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को, की मर्जी को डोमिनेट करती है, सही है, उसको इन्फ्लुएंस करती है, इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है कि वो जो डोमिनेटिंग पार्टी है उसको कोई ना कोई अनड्यू या अनफेयर एडवांटेज मिल जाए। बात अब समझे। टीचर ने स्टिंग से रोका, वाह क्या बात है, अच्छी बात है। अब टीचर ने कहा कि यार तुम्हारे पास एक YBR है बाइक, कितने की है मार्केट के अंदर? उसने कहा कि सर ये न्यू ली थी, कोई 4-4.5 लाख रुपए की है, ठीक है। टीचर उसे कहता है यार देखो मुझे बड़ा शौक है बाइक्स का, तो तुम ऐसे करो, मैं टीचर ही हूँ, 2.5 लाख की दे दो मुझे। अब स्टूडेंट है, उसे पता है यार उस्ताद है मेरा, हमेशा मेरा भला ही सोचता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, बुरा तो नहीं मेरा सोच सकता। चलो यार आज उस्ताद को ज़रूरत पड़ी गई है, 2.5 लाख की भेज देते हैं। अनफेयर एडवांटेज मैंने लिया उस बंदे से। अगर कोई मार्केट के अंदर और बंदा होता, क्या उसको वो 4 लाख से कम बेचता? लेट्स से अगर उसकी 4 लाख की प्राइस है कभी भी ना बेचता, 390 380 तक वो बेचता। मुझे उसने 1.5 लाख रुपया कम क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ कि मैं टीचर हूँ। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। बेटे के पास कोई प्लॉट था, ठीक है, अब्बा जी ने कहा कि यार वो प्लॉट मैंने ही तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र किया था, अब तो चलो तुम्हारा है, तुमने माशाल्लाह काफ़ी उसको ज़रा बेहतर भी कर लिया, घर शहर ऊपर बिल्डिंग भी बन गई है, कितने का वो मार्केट के अंदर बिक सकता है? उसने कहा अब्बा जी को 5 करोड़ रुपए का बिक सकता है। अब्बा जी ने कहा यार देखो यार मैं तुम्हारा बाप हूँ, मॉरल प्रेशर डाला है, क्राइम नहीं किया जा रहा। देखो टीचर ने भी क्राइम नहीं किया, तरला किया है। बात फॉलो कर रहे हैं? कोर्जन में और इसमें फ़र्क है, ये वाला भी। कोर्जन के अंदर क्या किया जा रहा होता है? कोई क्राइम किया जा रहा है, या उसको थ्रेट करना भी क्राइम है ना, क्राइम किया जा रहा होता है। इधर क्राइम नहीं कर रहे, टीचर ने भी कुछ नहीं, उन्होंने कहा यार देख लो यार उस्ताद उन भाई हूँ बड़ा तुम्हारा, कर लो यार। अब्बा जी ने भी कहा यार पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए किया है मैंने, एफर्ट्स किए हैं तुम्हारे लिए, सारा कुछ मैंने बनाया है, तो आज मैं कह रहा हूँ कि यार वो 5 करोड़ वाला घर मुझे 2 करोड़ में भेज दो, वो प्लॉट मुझे 2 करोड़ में भेज दो। बेटे ने कहा कि यार अब्बा जी अब पता नहीं किन सूरत हाल में आ गए हैं, अब इन्होंने क्या मुझे कहना है, तो चलो यार 2 करोड़ में कर लेते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई किया। देखें अब आप यहाँ पे अगर कहें कि जी अब्बा जी हैं वो कर सकते हैं, बेशक वो सारा कुछ ही है, हम तो कानूनी बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था रिलीजियस के अंदर भी कि अगर आप किसी से वादा कर दो, मैंने आपको एग्जांपल भी अपनी एक नादानी की बताई थी कि वो जी चिल्ले पे जाएंगे और हम 40 दिनों बाद में मुकर गए, इसकी कोई इतनी वैल्यू कानूनी नज़र में, तो मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब बेशक वो वैसे गुनाह है, वो गलती हरकत थी, बुरी हरकत थी, लेकिन कानूनी तौर पे नहीं, हम कानून पढ़ रहे हैं। इधर भी अब्बा जी को मना करना एथिकली गलत है, मॉरली गलत है, लेकिन कानून कहता है कि भाई अब्बा जी भी कानूनी तौर पे यहाँ पे गलत हैं, वो मॉरली प्रेशर डाल रहे हैं आपके ऊपर, क्राइम नहीं कर रहे। बेतहाशा इस तरह की एग्जाम्पल आपको रिलेशन बहुत से नज़र आएंगे जहाँ पर एक पार्टी तगड़ी नज़र आएगी, प्रिज्यूम्ड होता है कि प्रिजम्पशन है कि भाई ये बंदा तगड़ा है। कई जगह पे प्रिजम्पशन नहीं होते, सारा कुछ डिस्कस करते हैं। आज बात कर रहे हैं फॉलो या नहीं कर रहे। एक पार्टी दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस करी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए। पुलिस वाले ने एक बंदे को पकड़ा हुआ है, वो उसको लेके जा रहा है जेल में। अब वो जाहिर है वो कमज़ोर हो गया, फ़ौरन ही देखो एक जालिम आप ना भी कहें, एक डोमिनेटिंग पार्टी होगी पुलिस वाला, वो गरीब है, उसने कहा कि यार जुर्म किया भी हो लेट्स से, लेकिन उसे पता है कि यार अब सारा कुछ इसी के हाथ में। उसने कहा कि यार मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, अगर जो है या मैं तुम्हें मारूंगा नहीं या कुछ इस तरह का नहीं करूँगा, तुम्हारे पास एक वो बाइक ही है, बाइक की बात कर लें, या लेट्स से आपके पास कोई एक मोबाइल है, वो 70,000 का मोबाइल है, चलो तो ऐसे करो तो मुझे 30,000 में भेज दो। अब वो बेचारा कह रहा है कि यार मतलब ये 30,000 रुपये में मेरे से लेना चाह रहा है, क्यों? अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई करके। अब ये इसकी मजाल है उसको ना करे, एक एम्प्लॉई की मजाल है कि अपने बॉस को ना कर दे, नहीं ना, तो बॉस एम्प्लॉई के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस है। टैक्स का आपके खिलाफ एक केस खुल गया, ठीक है, FBI में गए। FBI वालों के बारे में मशहूर है कि वो तो अब्बा जी को भी बगैर कुछ दिए वापस नहीं जाने देते। तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप आ ही गए हैं, चलो मैं आपका ना केस मेरिट पे सुन लेता हूँ, बिल्कुल मेरिट पे। बस ऐसे करो कि यार वो जो तुम्हारी गाड़ी है ना,
वो कितने की है, 50 लाख की है, चलो वो 40 लाख की है, 35 लाख की मुझे भेज दो। तो आपने कहा कि यार अगर इसको इधर ना की तो उधर इसने मुझे ना कर देनी है, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो गया। बात आ रही है समझ भाई? तो ये एक सिचुएशन है, इसको फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाता है। दोबारा जरा आप डेफिनेशन पढ़े, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other party। वो अगली पार्टी की विल को डोमिनेट कर रही है, एंड यूजेस दैट पोजीशन, अपनी पोजीशन को, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। ठीक है जी, अनफेयर, नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। एग्जाम्पल, अच्छा अब इसमें देखें, इस पूरे सेट के अंदर वो ये नहीं कह रहा है कि उसको एग्रीमेंट में लेकर आती है, नहीं नहीं, अगली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही थी इसके साथ, एग्रीमेंट करना चाह रही थी, एग्रीमेंट में नहीं हम उसको जबरदस्ती खींच के लेके आ रहे। वो कोर्जन के अंदर आप देखें, वो पार्टी करने नहीं चाह रही थी, उसको जबरदस्ती खींच के लेकर आए, हाँ भाई मेरे साथ एग्रीमेंट कर, वरना। इधर ये नहीं हुआ, इधर वो एग्रीमेंट में नहीं लाना चाह रहे, बल्कि एग्रीमेंट एक हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट एक हो रहा था, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके अनफेयर एडवांटेज, नाजायज़ फ़ायदा लिया गया है, बस नाजायज़ फ़ायदा लिया गया है, ज़बरदस्ती एग्रीमेंट में नहीं लाया गया। ये तीसरा चौथा फ़र्क आ गया जो हमने पढ़ लिया है। उधर क्या था, कोर्जन अप्लाई करवा के या करके आप क्या कर रहे होते थे, उसको एग्रीमेंट में लेकर आते हो, भाई मेरे साथ करो, ठीक है। इधर क्या है, एग्रीमेंट का मसला नहीं है, वो तो हो ही रहा है, मसला है कि अनफेयर एडवांटेज आप लेना चाह रहे हो, ठीक है। चलें जी, एग्जाम्पल 8, आजम हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन बाबर ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। बाबर साहब छोटे थे तो आजम साहब महीने की पॉकेट मनी उनको देते होते थे। अपॉन बाबर्स कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स बाय मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस, अब्बा जी है ना, तो उसने ज़रा गुस्से से कहा, अ बॉन्ड फ्रॉम बाबर फॉर अ ग्रेटर अमाउंट, बॉन्ड से मुराद है कि भाई उसने समझ लिख कर पैसे दे दिए, फिलहाल यही समझे, ठीक है। अ ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांसेज, माइनर था वो, बच्चा था। अब्बा जी क्या करते रहे, उसको कभी कोई उधार पैसे, वो कहता रहा भाई दे दो, मैं बड़ा होकर आपको दे दूंगा, हालांकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है, एग्रीमेंट वॉइड है, भी नहीं है, लेकिन उसने कहा चलो जी दे दो, एथिकली मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। अब उसने लेट से 5 लाख रुपया दिया हुआ था बेटे को। अब जब उसके बाद पैसे आए तो अब्बा जी ने कहा कि भाईजान 20 लाख रुपया दो, इधर लिख के दोगे तो मुझे 20 लाख रुपया दोगे। उसने कहा कि अब्बा जी क्या हो गया, 5 लाख दिया था, 20 लाख मांग। कहता बाप हूँ तेरा, ठीक है। तो अब वो उसने कहा यार बाप तो है तो फिर क्या करें, तो फिर बाप है, तो बाप साहब ने क्या किया, अनफेयर एडवांटेज ले लिया। पैसे उसने पहले भी देने थे, ठीक है, लेकिन अब अनफेयर एडवांटेज लिया गया है, ज़्यादा पैसे उससे निकलवा लिए गए हैं, तो भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम्पल 9, अमीर, अ मैन एनफीबल्ड बाय डिजीज, एनफीबल्ड से मुराद है वीक है, कमज़ोर, लागर हुआ पड़ा है, ठीक है, डिजीज़ और एज, उसकी उम्र इतनी है और कोई बीमारी लगी हुई है, बहुत ही लागर हुआ पड़ा है, इज इंड्यूस्ड बाय आसिफ इन्फ्लुएंस ओवर हिम एज हिज मेडिकल अटेंडेंट। आसिफ साहब उसके मेडिकल अटेंडेंट हैं या नर्स हैं जो उसका ख्याल रखते हैं। अब बाबा जी अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं, कांप रहे हैं, वो पूरे मतलब है कि मोहताज है बेचारा आसिफ का। आसिफ ने जाते जाते कोई गेम कर दी, क्या गेम कर दी है, टू एग्री टू पे आसिफ एन अनरीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विसेज। आसिफ साहब को लेट से उसने रखा हो रहा है 50,000 रुपये पर महीने पे कि भाई तुमने मेरा ख्याल रखना है, सारा कुछ करना है सिस्टम। अब वो आसिफ 3-4 महीने उसने देखा, उसने कहा बाबा तो बिल्कुल लुढ़कने वाला है, तो लुढ़कने से पहले बाबा जी से कोई पैसे एक्स्ट्रा मांग लेते हैं। आसिफ ने कहा कि यार बाबा जी देखे आप मेरे बाप की तरह हैं, आपका इतना ख्याल रखा है मैंने, इतना कभी मैंने अपने बाप का ख्याल नहीं रखा था, तो देखें इसकी कुछ तो यार करें ना। 50,000 रुपये यार बड़ी छोटी सी अमाउंट है, कोई तरले वाली बात ही है अब तो। उस गरीब ने कहा कि यार मैं सारा इसी के रहमो करम पे हूँ, अगर मैंने इसको खुश ना किया तो पता लगेगा मेरी कोई ड्रिप लगी हुई ना खींच दे, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा यार क्या चाहिए तुम्हें। आसिफ ने कहा मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, आप और 3-4 महीने आपने अल्लाह को प्यारे हुए ना, तो ये हमें प्यारी कर जाए। उसने कहा चलो यार 2 लाख रुपए। अब देखें ये अनड्यू इन्फ्लुएंस मेडिकल अटेंडेंट ने, क्योंकि मेडिकल अटेंडेंट वाज इन सच अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी दैट एनफीबल्ड मैन। वो पर्सन इतना कि लागर था कि वो बेचारा को मतलब कि डेथ बेड के ऊपर था वो। बात समझ आ रही है आपको, सिनेरियो समझ आ रहे हैं। अब अगली बात आ गई, प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट। प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट, कानून ये कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि भाई कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर मैंने पहले से ही प्रिज्यूम किया हुआ है कि इस बंदे ने डोमिनेट किया होगा,
मैंने प्रिज्यूम किया हुआ है। तो हमने पहले भी एक बार पढ़ी थी एक जगह पे, हमने कहा था कि ऑनस प्रोबेंडी, बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर देखें ये हर जो बात हो रही है ना, हर चीज़ का केस तो अदालत में जाना ही है। ये नहीं है कि हमने बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ एक जगह पे डिस्कस किया था तो बाकी जगहों पे बर्डन ऑफ प्रूफ होना ही नहीं। भाई प्रूफ तो करना ही पड़ना है ना, हर केस में करना पड़ना है। ऑफर हुई है नहीं हुई करना पड़ना है, एक्सेप्टेंस हुई है नहीं हुई करना पड़ना है, कंसेंट फ्री थी या नहीं थी करना पड़ना है, मतलब हर चीज़ में करना पड़ना है। लेकिन यहाँ पर वो डिस्कस पर इसको कर रहे हैं, अदरवाइज प्रूफ तो हर जगह भी होगा। तो हमने बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए एक ना मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक बताया था कि भाई आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसने करना है, वही वो अनसाउंड माइंड वगैरह वाले में मैंने आपको कहा था कि यार जो प्रिजम्पशन होती है ना, उस प्रिजम्पशन को हटाना होता है बेसिकली। तो प्रिजम्पशन जिस बंदे के खिलाफ है, मैं अगर समझ रहा हूँ कि अदालत समझ रही है, पूरी दुनिया समझ रही है कि आप ही मुजरिम हो, तो भाई आप ही साबित करोगे ना कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। बात कर रहे हो फॉलो? देखो टीचर स्टूडेंट के रिलेशन में किसी से भी पूछें कि कौन दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लॉजिकल बात भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने भी बता दिया हुआ है। क्योंकि अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बड़ा ही ह्यूमन बिहेवियर के मुताबिक बना हुआ लॉ है, ठीक है। समझ आपको देखिए सारी बातें समझ भी आ रही होंगी, मुझे खुद पता है, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, वो तो बस ऐसा भी है। बात यह है कि कॉमन सेंस का लॉ है, कॉमन सेंस विच इज़ नॉट सो कॉमन अनफॉर्चुनेटली। सिर्फ कॉमन सेंस ही आप यूज़ करें ना, आपको सारी बातें सारी लॉजिक समझ आ रही होंगी। तो बात क्या हो रही थी, टीचर स्टूडेंट, आप किसी से पूछा करेगा, टीचर है ऑब्वियसली यार, स्टूडेंट तो बच्चा है, उसने क्या इन्फ्लुएंस करना है। बाप बेटे की बात की जाए, बाप बेटी की, माँ बेटी की, माँ बेटे की, ऑब्वियसली पेरेंट्स, ठीक है, डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हैं। बात की जाए कि भाई आपका लॉयर है और उसका क्लाइंट है, तो भाई क्लाइंट गरीब तो उसकी तरफ देख रहा है, वही होगा। जज की और अगले जो वकील हैं उनकी बात की जाए तो वो उधर भी, ठीक है। या जो एक्यूज्ड है उसकी बात की जाए जज के साथ तो फिर भी जज। पुलिस वाला और एक्यूज्ड है, पुलिस वाला तगड़ा है। बात आ रही है समझ? तो ये ना प्रिजम्पशंस हैं। तो भाई जब प्रिजम्पशन इनके खिलाफ है तो यही साबित करेंगे ना कि नहीं नहीं सर मैंने नहीं किया था। और हो सकता है कि ना भी किया हो सकता है वो कहेगा यार मार्केट प्राइस के ऊपर ही चीज़ ली है, कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया। इस तरह की भी सिचुएशन आएगी पेपर के अंदर। अगर टीचर स्टूडेंट आ गया तो आपने पक्का टीचर को मुजरिम ही नहीं बना के बैठ जाना कि भाई टीचर है गए तो मुजरिम ही होएगा, नहीं। उधर आपने केस के अंदर देखना, हो सकता है कि वो साबित कर रहा हो कि भाई मैंने तो फेयर मार्केट के ऊपर काम, ये इस तरह का एक प्रैक्टिस एक आया भी हुआ है, पास पेपर क्वेश्चन आया हुआ है कि उसके अंदर वो साबित कर देता था कि भाई मैंने फेयर मार्केट के ऊपर काम किया। तो फिर ज़रूरी नहीं है, प्रिजम्पशन तो यही है ना कि प्रीमा फेशी लग रहा है बज़ाहिरन, प्रीमा फेशी लीगल टर्म आपने पढ़ी होगी, उसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ समझी जा रही है अनलेस प्रूवन अदरवाइज, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। मैं समझ रहा हूँ कि आप चोर हैं, अनलेस आप साबित कर देंगे आप चोर नहीं है, मतलब मेरा दिमाग खुला हुआ है, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि आप नहीं भी हो सकते, लेकिन बज़ाहिरन मुझे लग रहा है, बात आ रही समझ, तो बज़ाहिरन लग रहा है कि आपने इन्फ्लुएंस किया होगा। लेकिन अगर आप साबित कर दें नहीं किया तो भाई आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। तो वो कहते हैं इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रिंसिपल अ पर्सन, ये छोड़ें इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस वगैरह, इसको लाइन को काट दें, सिंपल बात है। अगली बात जो कर रहा है कहता है अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। कब समझा जाएगा कि उसने दूसरे बंदे की पोजीशन की विल को डोमिनेट किया है? 3 सिचुएशंस हैं भाई, ठीक है। 3 सिचुएशंस के अंदर प्रिजम्पशन है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इसके अलावा जो केसेस हैं उनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस किया नहीं होगा। बात आप मेरी समझ रहे हैं, मुद्दा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मुद्दा बात का ये है भाई कि अगर ये जो 3 सिचुएशंस हैं, इनकी आगे एग्जांपल्स में, अगर इनमें से कोई हुई तो अदालत पहले से ज़हन बना के बैठी होगी कि यार इसने किया तो होगा, अनलेस ये खुद ही साबित कर दे, ऑनेस्ट प्रोबेंडी इसी के ऊपर है, साबित कर दे ठीक है। लेकिन अगर इन केसेस के अलावा कोई सीन बन जाता है, इधर सारे तो नहीं लिखे हुए दुनिया के केसेस, सारे रिलेशन तो नहीं लिखे हुए, ठीक है, अगर इनके अलावा कोई बन जाता है तो फिर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन क्योंकि वहां पर प्रिजम्पशन नहीं होगी तो जो बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाह रहा है, अवॉइड करना चाह रहा है, वो साबित करेगा उधर। बात आ गई समझ? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आए बात का। देखें, प्रिजम्पशन से मुराद ये होता है कि भाई अदालत को पहले से पता है ये 3 तरह के रिलेशन होंगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी बंदे ने इन्फ्लुएंस किया होगा, तो वही बंदा सिंपल ऑनेस्ट प्रोबेंडी दे रहा होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है, वो साबित करेगा कि मैंने नहीं किया।
लेकिन अगर इन तीनों केसेस के अलावा कोई और केस है जिसके बारे में अदालत का पहले से जहन नहीं है, तो फिर जो बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, वो फिर साबित करेगा, क्योंकि अदालत कहेगी यार नहीं, हमारी तो कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि इसने किया होगा। इसका मतलब नहीं है कि किया ही नहीं है, इसका मतलब है कि भाईजान आप साबित कर देंगे इसने किया है। ओके, चलें जी। 3 भाई से आपकी जो है सिचुएशंस क्या बन जाती हैं? 3 सिचुएशंस आपकी, एक तो आप कह लें कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप, क्या है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप से मुराद होता है ट्रस्ट का रिश्ता है, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप की बात हो रही होती है। फिर एक होता है रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, या एक बंदे की दूसरे के ऊपर कोई अथॉरिटी है, चाहे वो रियल हो चाहे वो अपेरेंट हो। अपेरेंट से मुराद क्या है कि कानूनी तौर पे लीगली तो नहीं बन रही, लेकिन आम तौर पे ये बंदा इसी के अंडर काम कर रहा होता है, बज़ाहिरन लग रहा है कि इसकी अपेरेंट अथॉरिटी है। इसको डी फैक्टो भी कहा जाता है। डी फैक्टो, ये भी आप पढ़ें ज़रा, उसमें लीगल टर्म्स के अंदर ये लिखी हुई है लीगल टर्म डी फैक्टो। डी फैक्टो से मुराद क्या होता है कि असल में तो इसकी नहीं थी अथॉरिटी, असल में तो इसके इख्तियारात नहीं थे, लेकिन कर यही रहा है तो ये डिफेक्टो समझा रहेगा कि यही बॉस है या यही उस अथॉरिटी पे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है, लीगली आप देखें तो आपको नज़र आएगा एक जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, प्रेसिडेंट साहब होते हैं हेड ऑफ स्टेट, पढ़ेंगे अभी चैप्टर 1 के अंदर, बस ये किताबों का जहाँ और है और बाबों का जहाँ और है, ठीक है। तो फिर उसमें आ रहेगा ये नेशनल असम्बली होती है, एक सेनेट होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो होते हैं जी वो क्या होते हैं, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के नीचे डिफरेंट तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, जिनमें से मैं एक रेलिवेंट वाली एग्जांपल देने लगा हूँ, डिफेक्टो समझ आ जाए ना। प्राइम मिनिस्टर साहब के नीचे डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जिनमें से एक होता है डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर के अंडर एक आता है सेक्रेटरी लेवल का बंदा, मतलब सबसे ऊपर हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर के नीचे डिफेंस मिनिस्टर दफाई वजीर, वजीर दफा, डिफेंस मिनिस्टर के नीचे सेक्रेटरी डिफेंस, जो सेक्रेटरी होता है ब्यूरोक्रेट होता है, सेक्रेटरी के नीचे ये इदारे अहम हमारे सरहदों के मुहाफिज माशाल्लाह, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स वगैरह, ठीक है। अब अथॉरिटी में कानूनी तौर पे ये डिफेक्टो क्या है? डिफेक्टो भी ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ही टॉप पे है, ठीक है, तो पता है हमें, सही है। तो वो डिफेक्टो से मुराद क्या होता है? अपेरेंटली क्या हो रहा है। अच्छा, अब कई बार तो अपेरेंट अथॉरिटी है, अब अगर जो अपेरेंट अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, अगर वो किसी को कहें कि भाई तुमने ये करना है, तो वो क्या कहेगा कि भाई तुम्हारे पास रियल अथॉरिटी तो नहीं है, उन्होंने की मजाल है बेचारे थी, ठीक है। वो कहेगा सर बस हुक्म आपका, ठीक है, तो ऑर्डर है, करेगा। डिफेक्टो अथॉरिटी इज एज क्या कह सकते हैं, वैल्यूएबल वर्ड हो सकता है, या डिफेक्टो अथॉरिटी इज एज इफेक्टिव एज रियल अथॉरिटी, उतनी ही इफेक्टिव है, उतना ही असरअंदाज होती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आप देख लें, जब मलिक साहब शोएब मलिक पहले खेलता होता था, तो जब बाबर आजम न्यू कैप्टन बना था, तो बाबर क्या करता था, अक्सर जो अपने डिसीजंस होते थे, मतलब फील्ड के मुतालिक, आपने भी देखा ही होगा, तो वो अक्सर जाके मलिक के साथ डिस्कस करता होता था, ठीक है। अब कैप्टन कौन था? बाबर था, लेकिन डिस्कस वो किसके साथ कर रहा था? मलिक के साथ भी कर रहा था, तो मलिक भी कई बार फील्ड सेट कर रहा होता था। अब देखें, रियल अथॉरिटी बाबर आजम की थी, डिफेक्टो अथॉरिटी सासर मलिक की भी थी, बात कर रहे हैं फॉलो। इंडिया में भी काफ़ी टाइम इस तरह ही हुआ, जब कोहली को कैप्टन बनाया गया, तो धोनी जाहिर है एक सीनियर बहुत ही लाजवाब कैप्टन, आप सबको ही पता है कि मॉडर्न क्रिकेट का बहुत ही ज़बरदस्त कैप्टन रहा है, तो अभी तक वैसे खेल ही जा रहा है, उसे हो जाना चाहिए यार रिटायर मेरे ख्याल में, तो क्योंकि उसने बहुत ही एक कामयाब क्रिकेटिंग करियर उसने एंजॉय किया। खैर अब उसकी मर्ज़ी है। तो कहने का पर्पज़ ये था कि वो जब कोहली आ रहा था तो वो प्रॉपर उसको ट्रेन कर रहा था, तो स्टार्ट में धोनी भी डिफेक्टो ही था, ठीक है, असल नहीं था लेकिन डिफेक्टो था, वो साथ साथ चल रहा था। बात आ रही समझ? तो चाहे आपकी अथॉरिटी रियल वाली हो चाहे डिफेक्टो अथॉरिटी हो, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल भी ले लिया इन्फ्लुएंस करने की, ठीक है। अच्छा, फिर एक क्या था कि भाई जो पार्टी है, एक वन पार्टी इज नॉट इन
फुल मेंटल कैपेसिटी, ये मैं आसान अल्फाज में लिख रहा हूँ ताकि समझ आ रहा है, बाकी तो बुक से पढ़ लेना। मेंटल कैपेसिटी से मुराद है कि यार उसकी दिमागी तवाज़ुन या उसकी हेल्थ जो है वो इतनी बेहतर नहीं है कि वो खुद फैसले ज़्यादा कर सके, तो वो फिर डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे बंदे के ऊपर। तो दूसरा बंदा क्या हो गया भाई, डोमिनेटिंग पार्टी हो गया। डोमिनेटिंग पार्टी फिर वो जो गरीब है, फिबल्ड बंदा है या जो लागर है, बहुत ही कमज़ोर इंसान है, वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये वो तीसरे में बात कर रहा है। तो तीन तरह की होगी। बुक से देखते हैं जी वो क्या कहता है। सबसे पहले वो कहता है जी वेयर ही होल्ड्स, मतलब एक पर्सन, ही और शी होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। तो इसका मतलब है कि भाई अगर मेरे पास अथॉरिटी है, ठीक है, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं FBI में हूँ, मैं SCCP में हूँ, मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैं सही है मखसूस इदारे में हूँ, तो भाई मेरे पास अथॉरिटी है, चाहे वो रियल है या वो अपेरेंट है, अथॉरिटी तो है, मैं इन्फ्लुएंस तो कर सकता हूँ। तो मैं अगर किसी को भी कहता हूँ यार ये फलां काम करो, तो वो कहेगा यार हाँ जाहिर है करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा नंबर है वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशन टू द अदर, और जहाँ पे वो दूसरे के साथ फिड्यूशरी रिलेशन के अंदर है। ट्रस्ट का एक रिश्ता है, फेथ का रिश्ता है, टीचर स्टूडेंट का, डॉक्टर और पेशेंट का। देखो डॉक्टर की अथॉरिटी थोड़ी है हमारे ऊपर, हमारा बॉस थोड़ी है वो, बल्कि हम उसको पे कर रहे हैं, लेकिन फिड्यूशरी रिलेशन है, हमें पता है यार हमारा डॉक्टर है, हमारी केयर करता है, हम उसके पेशेंट हैं, हमारा भला सोचता है। लॉयर का हालांकि है तो नहीं, लेकिन चलो बुकिश हद तक तो कम अज़ कम कि हमारा बेहतर सोचते हैं, और ये सारा सिस्टम है, ठीक है। देन where he makes a contract with the person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness और mental और bodily distress। या एक बंदे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उस बंदे की जो मेंटल कैपेसिटी है वो क्या है, बेहतर नहीं है, वो एज की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से वो डिस्टर्ब्ड है। तो भाई मेरी तो मेंटल कैपेसिटी ओके है ना, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक बंदे के साथ कर रहा हूँ, उसकी नहीं है ठीक, तो मैं ही डोमिनेटिंग पोजीशन में हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो तीन सिचुएशन में ऐसे है। अब ये ना इनकी कुछ एग्जांपल्स आपको देने लगा है। पहली केस कहते हैं देयर इज प्रिजम्पशन, एग्जांपल 10, देयर इज अ प्रिजम्पशन टू डोमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। आप इसको ना ABC लिख लें, एग्जांपल एग्जांपल 10 को A, एग्जांपल 11 को B, एग्जांपल 12 को C। मतलब है कि ऊपर वाले जो ABC है ना उन्हीं को एक्सप्लेन किया जा रहा है। वो कहते हैं जैसे रियल और अपेरेंट अथॉरिटी की मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जहाँ पे प्रिजम्पशन है कि ये बंदे, ये एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे पेपर में इन्हीं में से आ जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं ये जैसे टैक्स ऑफिसर हैं, टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर को पता है यार इसकी अथॉरिटी तो है, रियल अथॉरिटी ही है बल्कि, ठीक है। पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज्ड बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, एक एक्यूज्ड है, अभी मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पुलिस वाला रियल अथॉरिटी है। अब पुलिस वाला साहब कुछ अपने हक में कोई करवा लें उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो करेगा ही, जाहिर है बेचारा, उसने कहना यार ये इन्वेस्टिगेट मुझे कर रहा है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ऑब्वियसली बॉस जो है आपका, उसकी तो रियल अथॉरिटी भी है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये भी आप एग्जांपल समझ गए हैं ना। मतलब है कि आपको लग रहा है देख कर कि यार ये बंदे अगर कोई मसला आ जाए सामने, मतलब है कि टैक्स पेयर आ कहता है मुझे इसने इन्फ्लुएंस किया, तो अदालत को क्या लगेगा, अदालत को लगेगा ना यही कि यार हाँ कर तो सकता है, अथॉरिटी तो है इसके पास। अगर मैं जा कह रहा हूँ ये पुलिस ऑफिसर, मैं मतलब एक्यूज था किसी केस में, तो पुलिस ऑफिसर ने मेरी 50 लाख वाली गाड़ी 30 लाख में खरीदी, मैं इसको वॉइड करवाने आया हूँ। जैसे मैं अदालत को बताऊंगा मैं एक्यूज था और ये पुलिस ऑफिसर एक केस के ऊपर मेरे से बात कर रहा था, तो अदालत समझेगी कि हाँ यार हो सकता है इसने इन्फ्लुएंस तो किया हो। बात आ रही है समझ। तो भाई ये तीन सिचुएशन। अब नीचे एग्जाम्पल 11 के अंदर वो बता रहा है जी फिड्यूशरी रिलेशनशिप की कुछ एग्जाम्पल्स के, जिस केस में क्या हो रहा है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट के रिलेशनशिप की वजह से एक बंदा दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। पेरेंट एंड चाइल्ड, माँ बाप ऑब्वियसली बच्चे को कर सकते हैं कि भाई तुम फलां जगह शादी करो, ठीक है, ये जो है वचन तुम हमें दो कि तुम उससे शादी करोगे, देखो हमने पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखा है, इतना भी नहीं हमारा हक बनता तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस तो कर लिया। या यही कि यार तुम फलां चीज़ अपने हमें सेल कर दो, अब्बा जी ने कह दिया, अम्मी ने कह दिया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देन गार्डियन एंड माइनर। अब देखें ये भी बच्चों वाला सीन तो चलो ऊपर निकल गया ना, अब ये गार्डियन वाला भी उसने करवा दिया साइड पे कि ये भी हो सकता है। गार्डियन भी काइंड ऑफ फादर ही हो गया ना आपका, ठीक है, या मदर जो भी है गार्डियन, तो वो उसको उसने अलग से बता दिया कि यार अगर गार्डियन है तो वो गार्डियन भी बाप की तरह ही है, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं माइनर को, बिल्कुल। एडवोकेट एंड क्लाइंट, ट्रस्ट का रिलेशन है, कर सकते हैं।
ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी, ट्रस्टी से मुराद होता है कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, उसके अंदर लोग डोनेट करते हैं, और ट्रस्टी से मुराद है वो लोग हैं जो उसको मैनेज करते हैं सारी को। बेनिफिशरी से मुराद है जिनको फ़ायदा होता है, जिनके ऊपर वो डोनेशंस या जिनके ऊपर वो पैसा लगता है जाके। तो मिसाल के तौर पे आप कहें एक ट्रस्ट बनाई हुई है, एक सोसाइटी है या कोई एनजीओ है, उसके जो ओनर्स हैं, ओनर्स नहीं बल्कि सॉरी उन्हें ट्रस्टीज़ ही कहा जाता है, जो उसका सारा कुछ देते हैं। ओनर्स तो नहीं ना होते, वो उनकी कौन सी मिल्कियत है, लोगों से पैसा ले रहे हैं, अनलेस खुद पैसा अपना ही डोनेट कर रहे हैं, फिर वो मेंबर्स भी हो सकते हैं, ओनर्स भी हो सकते हैं। लेट्स से कि वो ट्रस्टीज़ हैं। अब कोई एक गरीब बंदा आया, उसने कहा कि सर आप मुझे हर महीने 50,000 रुपया देते हैं सारा कुछ मेरे घर के सिस्टम वगैरह के लिए, बड़ी मेहरबानी। ट्रस्टी ने साथ ही कहा कि यार तुम्हारी वहाँ पे कोई ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है किसी जगह पे, तो वो कितने की है? उसने कहा कि सर वो छोटी सी है, 1 एकड़ ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो 20 लाख रुपए तक होगी। तो उसने कहा कि यार तुम बेचना चाहते हो? उसने कहा हाँ बेचना तो मैं चाहता हूँ। ठीक है, आपने ख़रीदनी है? उसने कहा बिल्कुल ख़रीदनी है यार, तो तुम मुझे कितने की बेचोगे? जब उसने कहा मुझे कितने की बेचोगे, तो साथ ही गरीब ने सोचा कि यार अगर मैंने इसको भी 20 लाख की बेची, मैं बोल बैठा हूँ, तो ये ना हो कि मेरे पैसे बंद कर दे। बात आ रही है समझ? आपको फॉलो कर रहे हैं? उसने कहा सर आप 15 लाख की ले लें। उसने कहा यार चलो 15 क्या 13-14 कर लो, 13 कर लें, डन है। उसने कहा हाँ चलो सर डन है, सही है। अब ये देखें उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, वो अगर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस ना होता तो वो कितने की बेचता? अगर ट्रस्टी का रिलेशन ना होता उसके साथ, वो 20 लाख की बेचता। उस बेचारे ने एग्रीमेंट में तो आना चाह रहा था, लेकिन उसने अनफेयर एडवांटेज दिया है इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ इसकी पोजीशन की वजह से। बात कर रही है फॉलो आपने? तो ये भी कंसेंट तो नहीं फ्री हुई। फिर फियांसे एंड फियांसी, ये मसला है। फियांसे एंड फियांसी का आपको पता है मंगेतर, अभी इंगेजमेंट हुई है, अभी इंगेजमेंट हुई है। अच्छा, इन दोनों में मेल जो बॉय है वो डोमिनेट होगा, डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा, या फीमेल है वो डोमिनेट? देखो दोनों इंगेज्ड हुए हैं आपस में, शादी अभी नहीं हुई। देखो अच्छा इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर उसने ये फिड्यूशियल रिलेशन है ना, ट्रस्ट वाला रिलेशन है, प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन है, यहाँ पर उसने मियाँ बीवी नहीं लिखे, हस्बैंड वाइफ नहीं लिखे। इसका क्या मतलब? उनके अंदर ट्रस्ट नहीं होता? ये मतलब नहीं है, मतलब मैं बताता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ। उसने यहाँ पे मंगेतर की बात की है, इंगेजमेंट की बात की है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? आप लोग ज़रा खुद बताएं ना कि यार एक मेल, एक बॉय है और एक फीमेल है, दोनों की इंगेजमेंट हुई, अभी शादी नहीं हुई। अगर मतलब दोनों में से कौन दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में इंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई है। ख्याल रखना ज़रूर। हमारी सोसाइटी में रहते हुए, हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट के लिए बना था। इधर लगता तकरीबन ऊपर नीचे करके कल्चर एक जैसा ही है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह का तकरीबन एक ही जैसा कल्चर है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इंगेजमेंट की अगर बात की, अभी शादी नहीं हुई, इंगेजमेंट अगर लड़के की टूट जाए तो इतना मसला नहीं होता जितना लड़की की इंगेजमेंट टूटने पे होता है। बात कर रहे हैं फॉलो? देखें जो प्रिजम्पशंस होती है ना कि पहले से जेन बना हुआ है अदालत का कि ये होगा, वो क्यों बनती हैं? वो सोसाइटी को देखकर ही बनती है ना, सही है। हर सोसाइटी का अपना अपना कल्चर है। यही अगर बात आप यूरोप में करें, हो सकता है वहाँ पे वो कहेंगे दोनों एक दूसरे को बराबर का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर रहते हुए प्रिजम्पशन ये है कि यार इंगेजमेंट तक, अभी शादी नहीं हुई, मैं शादी वाली बात बाद में आता हूँ, इंगेजमेंट की हद तक क्या है जी, जो मेल है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। फीमेल को बेचारी को हमारी सोसाइटी में बड़े डर होते हैं कि यार अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो कहीं ये ना हो गई इंगेजमेंट तोड़ दे, मेरी इज़्ज़त, मेरे पेरेंट्स की इज़्ज़त, फलां 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 फलां, ये सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। तो चलो जी मान लेते हैं, इसकी क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कर लेती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है। ठीक है, बात कर रहे हैं फॉलो। मेल जो होता है अनफॉर्चुनेटली, हालांकि अगर जाहिर है दोनों का सेम ही होना चाहिए ना सिचुएशन, तो अब इससे हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, किसी का कोई और एंगल हो, लेकिन क्योंकि इस एंगल को कानून भी मान रहा है तो हम इसी को ही एडवोकेट करेंगे ना, यहाँ पे इसी कोई प्रोपेगेट इसी की बात करेंगे। अब दूसरी तरफ अगर मेल की एंगेजमेंट टूट भी जाए, उसे है कि यार अगर मैंने इसको नाराज़ कर दिया तो ये तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, वो शायद दुख सुख तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसको इज्जत की इतनी परवाह नहीं होगी जितनी फीमेल को होगी, फीमेल को ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई इस केस में जो है आपका फियांसे जो है, जो मर्द है, वो डोमिनेट कर सकता है दूसरी की विल को। अब अगर अदालत के सामने एक केस जाता है, एक फीमेल गई है, उसने कहा कि सर ये मेरा मंगेतर है, ठीक है, तो ये कोई गोल्ड का हार था,
मेरे पास पहले से पड़ा हुआ। तो मैंने इसके साथ बात एक डिस्कस कर लिया कि यार मैं ना ये सेल करना चाहती हूँ, मैं कुछ और लेना चाहती हूँ। मेरी मदर ने मुझे कहा कि तुम बेचना चाहते हो बेच लो। तो मेरे मंगेतर ने कहा कि भाई कितने का है मार्केट में बिकता? उसने कहा 2 लाख तक मैंने पता करवाया था। तो मंगेतर साहब कहते हैं कि यार देखो अब मेरे लिए भी 2 लाख ही होगा, मैं ख़रीदना चाहूँ तो बताओ। उसने अब कहा कि यार अगर मैंने इसको अब ना कम किए तो मसला हो जाएगा। उसने कहा चलो दे लो फिर जितने भी। उसने कहा मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, लेट से 1.5 लाख दूंगा, 1.25 लाख दूंगा, मतलब वो वैल्यू नहीं दूंगा जो तुम्हें मार्केट से मिलनी है। अब इस बेचारे ने उसको एक्सेप्ट किया है। फ्री कंसेंट इसकी नहीं है। फ्री कंसेंट किस वजह से नहीं है? ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसे पता है कि अगर मैंने इसको ना की कहीं ये मुझे छोड़ ना दे या कोई इंगेजमेंट ना तोड़ दे। बात फॉलो कर रहे हैं ना आप? अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। तो अदालत को पहले ही पता है कि यार ये बंदा कर सकता है, इसलिए अदालत जब ये केस जाएगा अदालत लड़की को कहेगी चलो अब अच्छी बात है, अब आप खामोश होकर बैठ जाएं, आप केस ले आई हैं। हो सकता है आप गलत भी हों, लेकिन ये साबित ये बंदा करेगा कि इसने इन्फ्लुएंस किया कि नहीं। आप साबित कर दो कि आपने 2 लाख वाला 1 लाख में सही तरह खरीदा तो हम आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब वो साबित करेगा वहां पे बैठ के। बात कर रहे हैं फॉलो, ठीक है। मियाँ बीवी वाली बात क्यों नहीं लिखी हुई ये भी अब समझ लें। हस्बैंड वाइफ की क्यों नहीं? देखें जब शादी हो जाती है ना, अब फिर हमारे कल्चर की अगर बात की है, वैसे तो खैर इंटरनेशनली यूरोप वेस्ट में तो पहले ही दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन हमारे कल्चर में शादी के बाद दोनों कुछ ज़्यादा ही इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि असल में जो घर चलाना होता है, घर की जो जिम्मेदारी है, प्योर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो औरत के हाथ में है, ठीक है। वो चाहे तो उसको कमाल बना दे, वो चाहे तो उसको तबाह करके रख दे। वो कहते हैं ना मियाँ बीवी दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं और सारा, वो आसान तरीन अल्फाजों में बताया लेकिन बिल्कुल सही बात है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद मैरिड हूँ, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो मुझे पता है इस चीज़ का कि शादी के बाद आप एक पार्टी नहीं डोमिनेट कर सकती कभी भी। मतलब हो सकता है कभी मेरी चल जाए, हो सकता है कि भाई कभी मुझे वाइफ की भी माननी पड़े, दोनों प्रिजम्पशन नहीं बना सकती कोर्ट, बिल्कुल नहीं बना। एक वैसे जोक एक चलता है ना मार्केट में कि यार आमतौर पे बीवियों की ही सुनी जाती है, एक वो एक अपनी जगह शुगल है, लेकिन वो शुगल के पीछे कुछ सच्चाई भी है, ठीक है। कि अगर वो रोने बैठ जाए तो आपने अब क्या करना है वहाँ पे, ठीक है। आपने कहना यार चलो मान लेते हैं भाई, क्योंकि एक रिलेशन है ना, बच्चे हैं, सारा कुछ उसने देखना है, तो बड़ा कुछ होता है जिसकी वजह से आपको बड़ी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ भी होती हैं चीज़ें। तो इसका मतलब है कि भाई दोनों पार्टीज बराबर की हैं, अब दोनों पार्टीज तगड़ी हैं। वो कहेगी कि पहले मैं एंगेजमेंट में थी तब कोई और मसला था, अब तो भाई बच्चे भी हैं, खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो बच्चों की भी खराब होगी, तुम्हारी भी खराब होगी, ठीक है। मेरा क्या, मेरी भी हो जाएगी लेकिन सबकी होगी। इसका मतलब है कि भाई बार में दोनों पार्टीज क्या होती हैं, कदरे इक्वल पोजीशन के ऊपर होती हैं, ठीक है। इसलिए वहां पर प्रिजम्पशन नहीं ली जा सकती। वहां पर अगर मियाँ बीवी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो पहले नंबर पे, तो वो आपको पता है कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स, उधर भी एक प्रिजम्पशन है कि वो जनरली इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते ऐसे एग्रीमेंट। लेकिन अगर लिखकर बीच में, लिखकर क्या जुबानी भी अगर ये बात बीच में की गई थी कि भाई ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, फिर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन भी सकता है, बेशक प्रिजम्पशन दूसरी भी हो। अच्छा, अब वहां पर अदालत में चली गई बात के लिए, ये सीन हुआ है कोई लेट से कोई आप कहें कि गाड़ी थी हस्बैंड की, वो वाइफ ने खरीद ली है, ठीक है। 50 लाख की गाड़ी थी, वाइफ ने लेट से 30 लाख की खरीद ली है। अब वहां पर प्रिजम्पशन नहीं है। अदालत के सामने गया, अदालत ने कहा यार ये तो औखा केस आ गया, पहले सिंपल से आते रहे, टीचर स्टूडेंट का, पेरेंट चाइल्ड का, गार्डियन माइनर का, एडवोकेट क्लाइंट का, मैं सिंपल कहता रहा यार ये जो सीधा नज़र आ गया ये डोमिनेटिंग पार्टी है। फियांसे फियांसी का भी उसमें मैं कहता है जो बॉय है ये साबित करेगा। यार ये सिचुएशन कुछ और आ गई मेरे घर में, मेरी कोई नहीं सुनता तो मैं तो बीवी की बात मानता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या बीवी को समझूँ डोमिनेटिंग या हस्बैंड को समझूँ? तो वो फिर उनमें कहेगा यार जो बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है ना अब वो करे, मेरी कोई प्रिजम्पशन नहीं है इस बारे में, दोनों बराबर हैं। आगे बात समझ, मैं इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने दूसरा लिखा हुआ है तो फिर बड़े लोगों का ये क्वेश्चन आना था, वही उसके बारे में प्रिजम्पशन नहीं है। और जहाँ पर प्रिजम्पशन ना हो तो इल्ज़ाम लगाने वाला, एक्यूज़ करने वाला वो साबित करता है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्या था जी, बेसिस ऑफ अफेक्टेड मेंटल कैपेसिटी, उसकी कुछ एग्जाम्पल है। मिसाल तौर पर डॉक्टर एंड पेशेंट, तो भाई सबको ही पता है कि डॉक्टर ही तगड़ा होगा ना, पेशेंट बेचारा तो पहले उसकी तरफ देख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह फिर मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट, मेडिकल अटेंडेंट से मेरा नर्स और पेशेंट, तो यहाँ पे नर्स ही तगड़ी होगी, ठीक है। फैमिली मेंबर एंड एनफीबल्ड ओल्ड मैन, एक बाबा जी हैं, कोई 110-12 साल उनकी एज हो गई है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स उसका ख्याल रख रहे हैं
तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स ही तगड़े हैं, ठीक है, वो बाबे ने अब क्या करना है बेचारे ने इस एज में। आगे भाई बात समझ, बर्डन ऑफ प्रूफ समझ लें, आगे लिख लें ऑनस प्रोबेंडी, पहले भी आपको लिखवाया था। बर्डन ऑफ प्रूफ की लैटिन फ्रेज है ऑनस प्रोबेंडी, लीगल टर्म्स के अंदर भी है, क्या है, ऑनस प्रोबेंडी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर आप पेपर में लिखेंगे ना बर्डन ऑफ प्रूफ की जगह ऑनस प्रोबेंडी इज ऑन दैट पर्सन, सही है, ऑनस प्रोबेंडी। बर्डन ऑफ प्रूफ की जगह पे सिर्फ ऑनस प्रोबेंडी आना है, आगे पीछे वही इंग्लिश आनी है जो आमतौर पे आती है। तो वो कह रही है वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it on the evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominating the will of the other। ठीक है, अब ये जरा मुश्किल अल्फाज छोड़ें, बेसिक बात वो ये कह रहा है कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक इस तरह का हुआ है जिसके अंदर एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर है, लगती है कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर है और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर लेती है और केस अदालत में चला जाता है, तो कौन बर्डन ऑफ प्रूफ ऑनस प्रोबेंडी किसके ऊपर है, उसी के ऊपर है जिसके बारे में प्रिजम्पशन है, ठीक है, वो इसको साबित करेगा। अब इसमें दूसरी बात लिखी नहीं हुई, वो इम्प्लाइड हमने समझनी है। कानून या आई कैप ये अब समझता है कि आप लोगों के अंदर इतनी कॉमन सेंस है कि अगर आपको एक चीज़ बताई जाए तो आप दूसरी उसमें से निकाल सकते हो। उन्होंने हमें क्या बताया कि अगर प्रिजम्पशन हो किसी के बारे में तो वही बंदा साबित करेगा कि भाई मैंने तो नहीं कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस किया। इम्प्लाइड मतलब क्या है, प्रिजम्पशन अगर ना हो तो इल्ज़ाम लगाने वाला साबित करेगा, ये नीचे उर्दू में लिख लें, अगर प्रिजम्पशन ना हो तो इल्ज़ाम लगाने वाला साबित करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें 13, ये अमीर वाला तो हाँ वही, अ मैन एनफीबल्ड बाय डिजीज और एज एग्रीज विद आसिफ इज मेडिकल अटेंडेंट टू पे अ लार्ज सम ऑफ फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विसेज, ओके। द बर्डन ऑफ प्रूफ, अब देखें एक तरफ मेडिकल अटेंडेंट आसिफ है, दूसरी तरफ एक मरीज है मरता हुआ, डेथ बेड पे पड़ा हुआ है। आसिफ साहब ने कहा 50,000 जगह पे 2 लाख रुपया दें। मरीज साहब का कोई जानने वाला आया, उसने कहा अब्बा जी क्या हो गया, मैं आ गया हूँ आपका लक्ष्मण, चलो केस करते हैं इसके ऊपर। उसने कहा बेटा क्यों करना है, उसने कहा कि भाईजान ये अब्बा जी आसिफ ने आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, 50,000 बनता है, 2 लाख इससे क्यों दे रहे हैं। अब्बा जी की आंखें खुल गई। अब्बा जी कहते चलो मुझे ले चलो इस तरह स्ट्रेचर के ऊपर डाल के अदालत में गए हैं। अदालत ने जैसे ही देखा कि यार एक तरफ एक बंदा इस तरह लेटा हुआ है, दूसरी तरफ एक तगड़ा मोटा बंदा खड़ा हुआ है, तो अदालत के माइंड में फ़ौरन आया कि यार ये उसका मेडिकल अटेंडेंट है, ये कर सकता है, ठीक है, अभी फैसला नहीं कर दिया, कर सकता है। तो अदालत कहेगी हाँ भाई आसिफ साहब चलो 10 पे 2 लाख रुपया क्यों लिया है, क्या बाबे ने ऐसे ही तुम्हें दे दिया या तुमने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, नहीं किया तो साबित कर दो, फिर वो आसिफ करेगा। बात आई है समझ। एग्जाम्पल 14, कैसर अ टीचर सोल्ड एन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी टू हिज स्टूडेंट मकबूल, लेटर मकबूल फाइल्ड अ सूट टू कैंसिल द ट्रांजेक्शन। कैसर साहब ने भाई कोई अपनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अपने स्टूडेंट को बेची है, स्टूडेंट साहब ने उसके ऊपर बाद में केस कर दिया कि कैंसिल करनी है, मैंने वॉइड करना है कॉन्ट्रैक्ट। कैसर शोड दैट ही हैड प्रोवाइडेड कंप्लीट फैक्ट्स relating to the property to Makbul, the price was market based, Makbul had obtained advice from the property dealers, ठीक है, of his choice before finalizing the contract। देखें वही तो बात है ना कि हर बार टीचर स्टूडेंट आ जाए, हर बार डॉक्टर पेशेंट आ जाए, हर बार लॉयर वकील आ जाए, लॉयर क्लाइंट आ जाए, तो हर बार पुलिस वाला और एक्यूज आ रहे, हमेशा आपने डोमिनेटिंग पार्टी को गलत नहीं साबित कर देना वहाँ पे। हाँ उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, यहाँ पर भी देखें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, टीचर के ऊपर। टीचर साहब ने साबित कर दिया कि सर मैंने इसको जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी बेची है तमाम तर हकायक इसके सामने रखे हैं, उसने इस बात को साबित किया है, ठीक है, कि मैंने तमाम तर हकायक इसके सामने रखे हैं। इस बंदे ने डिफरेंट प्रॉपर्टी डीलर से जाकर रेट पता करवाया है, मार्केट रेट ही मैंने इससे तय किया है, तो मैंने तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ से कर लिया। एक टीचर अगर स्टूडेंट के साथ कोई रिलेशन रख ही नहीं सकता, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, और भाई ये कहाँ पर लिखा हुआ है। देखो हमने जो कहा था पर्सन्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने कहा था माइनर नहीं कर सकता, हमने कहा अनसाउंड माइंड वाला नहीं कर सकता या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ वाला। दो माइनर अनसाउंड में टीचर नहीं आ रहा, ठीक है, अनलेस वो ये हो तो फिर तो नहीं कर सकता, लेकिन टीचर बाय प्रोफेशन तो नहीं आ रहा, डॉक्टर बाय प्रोफेशन तो नहीं आ रहा, लॉयर बाय प्रोफेशन तो नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम कह दिए कॉम्पिटेंट वाले में, उसमें हमने कहा कि ये 4 बंदे हैं, ये नहीं कर सकते, उनमें भी टीचर या डॉक्टर या लॉयर वगैरह नहीं है। इसका मतलब है कि प्रोफेशन का इंतखाब करना जुर्म थोड़ी हो गया है। अगर मैं टीचर हूं तो लाजमी है कि मैंने एंटी इन्फ्लुएंस किया होगा। हाँ आपकी प्रिजम्पशन है जो कि मैंने क्लियर कर दी है, भाई मैंने नहीं किया, तो कोर्ट ने कहा वेल डन टीचर, आप जैसे उस्ताद की हमें ज़रूरत है, आप जाएं और कोई इसका कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना। क्योंकि अगर
हर कॉन्ट्रैक्ट उठा उठा के कैंसिल होने लग जाए तो फ़ायदा क्या है भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। आगे बात समझ। एग्जाम्पल 15, आसिफ एंड एजेंट एग्री टू सेल स्टॉक ऑफ साजिद। अब पहले तो आपने ये देखना है यार ऊपर वाली ये जो हमने इतने की एग्जाम्पल देखे हैं उसमें ये पार्टियां आ रही हैं। पहले वाली पार्टी आई थी इनफीबल्ड वैन वाली, तो ये हमें इजी हो गया ना अंडरस्टैंड करना यार। अगर उन्होंने जब लिखा हुआ है कि डोमिनेटिंग है तो हम कौन होते हैं, हम भी वही लिख लेते हैं। टीचर में जब उन्होंने लिखा हुआ है तो हम भी मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखें एजेंट, एजेंट वाला ऊपर कहीं नहीं हमने पढ़ा हुआ एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप। आसिफ एंड एजेंट एग्री टू सेल स्टॉक ऑफ साजिद प्रिंसिपल एट 2% कमीशन। उसने कहा 2% कमीशन पे भाई मैं बेच दूंगा। लेटर आसिफ डिमांडेड 5% कमीशन बीइंग द मार्केट रेट एंड ऑन अकाउंट दैट हिज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। भाई देखें उसने कहा कि पहले उसने कहा कि मैं 2% आपसे लूंगा और मैं इसको बेच दूंगा आपकी चीज़ों को। एजेंट है, देखो एजेंट है, एम्प्लॉई नहीं है। अगर लिखा होता ना एम्प्लॉई फिर अलग बात थी, एजेंट है। एजेंट तो आप किसी को भी बना सकते हो, किसी को भी, राह चलते बंदे को आप एजेंट कह सकते हो अपना। तो एजेंट है, वो पता नहीं कितने लोगों का एजेंट होगा, मतलब वो डिपेंडेंट थोड़ी है अपने एक ही प्रिंसिपल के ऊपर। आता ही समझ। एजेंट इज नॉट एन एम्प्लॉई, एजेंट इज an agent of a said person who is also called a principal for some certain transactions, फला ट्रांजेक्शन या for some certain projects, उस काम के लिए या किसी खास मकसद के लिए उसका एजेंट बनता है। पक्का पक्का उसका मुलाजिम नहीं है वो। हाँ मुलाजिम भी एजेंट होता है लेकिन हर एजेंट मुलाजिम नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बात उसने किया कि पहले 2% पे माना, बाद में उसने कहा यार 5% दो, मार्केट रेट यही चल रहा है, तो उसने अदालत में चला गया। उसने कहा कि भाईजान 2% पे इसने मुझे किया, मार्केट में 5% चलता है, तो इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर एक्सरसाइज किया, देखें मेरा प्रिंसिपल है, इस तरह बोला। तो अदालत ने कहा कि भाई मेरी कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि प्रिंसिपल अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करता है। हाँ तुम साबित कर दो इसने किया तो मैं मान लेता हूँ। तुम इस बात को अगर दूसरी चीज़ होती, प्रिंसिपल कर सकता होता, प्रिजम्पशन होती, तो फिर अदालत ने प्रिंसिपल को कहना था कि भाईजान तुम साबित करो कि तुमने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे उल्टा सीन हो गया, कोर्ट उसको कह रही है कि नहीं नहीं मेरे मुताबिक तो प्रिंसिपल का क्या ताल्लुक है अनड्यू इन्फ्लुएंस करने का, तुम्हें लग रहा है, तुमने इल्ज़ाम लगाया एजेंट, तो तुम साबित कर दो। आगे बात समझ। ऑनर्स प्रोबेंडी किसके ऊपर है। एग्जाम्पल 16, अदील अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम वेयर देर इज स्ट्रिंजेंसी इन दी मनी मार्केट। अब देखें बैंक वाला सीन भी हमने नहीं पढ़ा, एग्जाम्पल कोई नहीं पढ़ी, तो एक तो उधर से इजी सीन आ गया कि प्रिजम्पशन नहीं होनी, प्रिजम्पशन नहीं होनी, सही है, ये तो हमें पता लग गया। जिसको वो याद है पॉइंट, तो इसको याद भी कर लेना बड़ा ज़रूरी है कि आप ये इनकी डेफिनेशन लिख के, मतलब रियल पेरेंट या फिड्यूशियल रिलेशनशिप एनफीबल्ड पर्सन वगैरह इसमें नीचे इनके लिखें। ये वैसे असाइनमेंट के तौर पे प्लीज़ जमा करवाएं ये। हाँ ये आज की असाइनमेंट है आपकी, ये आपने जमा करवाना है, ठीक है। सबमिट कर देना उधर पोर्टल पे जाके कि तीनों सिचुएशन इनकी एग्जांपल जो बुक में दी हुई हैं, ताकि आप एक तो लिखनी है फिर उसको आपको 3-3, 4-4, 5-5 बार आप लोगों ने प्लीज़ उसको पढ़ लेना है। मेरे ख्याल में इतना टाइम नहीं लगना, 5-7 मिनट लगने हैं टोटल आपके लिख कर पढ़ने में भी, तो इससे आपको पक्का हो जाएगा, ठीक है। उससे अगर बाहर है चीज़ें तो वो ऑब्वियसली प्रिजम्पशन नहीं, वहाँ पर जैसे ये वाला एग्जांपल देखते पता लग गया कि अदील अप्लाइज टू अ बैंकर, मतलब बैंकर का और अदील का कोई ताल्लुक है, तो ये तो हमने कोई नहीं पढ़ा हुआ, प्रिजम्पशन तो नहीं है, तो अदील को साबित करना पड़ेगा अगर अदील के खिलाफ हुआ, ठीक है। अब देखते हैं जी, वो कह रहे हैं कि जी अदील अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट। मतलब है कि बड़े बुरे हालात हैं, जैसे पाकिस्तान के हैं इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। द बैंक डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एन अनयूजली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने कहा कि भाई नहीं, पाकिस्तान के बेड़ा गर्क हुआ पड़ा इस वक्त इकोनॉमिकली, तो मैं तो तुम्हें लोन नहीं दूंगा अनलेस तुम ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो। ज़्यादा इंटरेस्ट लेट से हम कहते हैं 25% अगर तुम मुझे, और 25% पाकिस्तान में भी बड़े कम है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मार्केट जो आपका काइबोर है, ठीक है, या जिसको आप स्टेट बैंक का रेट कह सकते हैं, वो ही इस वक्त आपका 21% है, ठीक है। तो उस हिसाब से 25% तो इज़ नथिंग, इतना तो आपका, क्योंकि वो तो काइबर होता है ना, उसके ऊपर फिर बैंक लेना होता है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखकर, आपका वकार देखता है, आपकी शक्ल देख कर कि क्या ये बंदा कितना रिस्की है उस हिसाब से। तो लेट से नहीं, चलो उसने कोई 25-30% उसने कह रही है भाई इतना दूंगा वरना मैं तुम्हें कर्जा नहीं दूंगा। अदील एक्सेप्ट द लोन ऑन दिस, अदील साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। बार में वो क्या किया जी, उसने वो लेट से अदालत के अंदर चला गया, उसने कहा कि ये तो इसने ज़्यादा किया। कोर्ट ने कहा कि यार बेवकूफ़ आदमी, इस तुम्हें नहीं पता कि मुल्क में जिस तरह के हालात हैं 25, 26, 27% ये बिल्कुल सही है।
उसकी मर्जी है वो तुम्हें कितने पे कर्जा देना चाह रहा है, तुमने नहीं लेना ना लो, किसी और से जाके ले लो। इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ से आ गया? बात आ गई है समझ? तो बिल्कुल ये भाई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस इसमें नहीं है। अच्छा जी, इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पे क्या असर होगा? तो भाईजान वही अवॉइडेबल है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कोर्जन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कोर्जन के अंदर हमने पढ़ा था वॉइडेबल है एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स होगी, बेनिफिट्स वापस होंगे दोनों पार्टी की तरफ से। इधर एक वॉइडेबल तो हो गया है, तो सेम है। दूसरा असर क्या है? एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली, या तो अदालत कहेगी यार पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठा के बाहर साइड पे फेंक दो, ये हुआ ही नहीं है, समझोगे हुआ ही नहीं है, ठीक है। और इफ़ द पार्टी हु वाज इंटाइटल्ड टू अवॉइड इट, लेकिन जो पार्टी इसको अवॉइड कर सकती थी, मतलब है एग्रीड पार्टी, और इफ़ द पार्टी हु वाज इंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज टू द कॉन्ट्रैक्ट में सीम जस्ट। देखें, उसने कहा कि जब अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा ना तो दो काम हो सकते हैं। वॉइडेबल तो हो गया ना। दूसरी चीज़, एक काम ये हो सकता है कि हो सकता है अदालत कहेगी पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल है, अगर अभी तक कुछ रिसीव एक दूसरे से नहीं किया। अभी अगर सिर्फ प्रॉमिस किया था कि यार मैं आपको घर बेचूंगा इतने पैसों पे, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर ट्रांजेक्शन होनी थी, वो ट्रांजेक्शन से पहले ही चला गया अदालत में, और अदालत से उसने वॉइड करवा लिया, साबित कर दिया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। अब इस केस में तो हो सकता है कि अदालत कहेगी यार चलो ये फारग हो गया, वो हुआ ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कहता अगर एग्रीव्ड पार्टी जो इसको वॉइड करवा रही है उसने कोई बेनिफिट्स रिसीव किए हों, तो फिर अदालत को जो भी ऑर्डर मुनासिब लगेगा वो उसके मुताबिक हो सकता है ऑर्डर ये आ जाए कि यार चलो तुम पैसे वापस कर दो, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है। या हो सकता है अदालत ये कहे कि यार जितने के तुमने पैसे यूज़ कर लिए हैं, लेट से उसे कहते वापस करो, वो कहता है मेरे पास नहीं है, तो अदालत ने कहा यार जितने के फिर इस्तेमाल कर लिए उतना के तो परफॉर्म कर दो उसके लिए। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मैंने 10 एकड़ ज़मीन एक टीचर को, लेट से अपने टीचर को सेल कर दी, और टीचर ने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया था। मैं कोर्ट में गया, मैंने टीचर ने बल्कि साबित ना कर सके टीचर कि भाई मैंने नहीं किया, तो वो फेल हो गए साबित करने में, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर था, प्रिजम्पशन थी। अच्छा, अब मेरे पास इख्तियार है वॉइड करवाने का, ऐसे ही है। तो मैंने अब अदालत को कहा कि एक तरीका ये हो सकता है वॉइड इसको कर दें। दूसरे नंबर पे अगर ये हो जाए कि भाई लेट से वो 20 या 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, जिसमें से आप कह लें कि मुझे 50 लाख रुपए एडवांस मिला हुआ था, अब 50 लाख में से 25 लाख मैं खा चुका हूँ। अब अदालत कहेगी यार देखो, एक तो इसको बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं, तुम 50 लाख रुपए उठा के वापस करो, ज़मीन उधर से मैं इधर वापस करवा देता हूँ, ख़त्म हो गई कहानी। मैंने कहा नहीं सर, मेरे पास 50 लाख नहीं है, मैं तो थोड़ा सा खा गया उनमें से। कितने खा गया? मैं 25 लाख खा गया। अब हो सकता है अदालत ये कहे कि यार चलो फिर ऐसे करो कि 1-2 एकड़ उसके नाम पे कर दो, जो भी अदालत को फेयर मार्केट के हिसाब से लग रहा है, ठीक है। वो कहेगी कि यार चलो अब तो मार्केट के हिसाब से जितना बनता है ना, 50-25 लाख तुमने खा लिया हुआ है, चलो उतना तुम उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दो। बात कर रहे हैं फॉलो। कोर्जन के अंदर ये नहीं था, कोर्जन के अंदर सिंपल रेस्टिट्यूशन होती है, वॉइड होता है अगर करवाना है तो, अगर करवा लिया वॉइड, रेस्टिट्यूशन होगी, चीज़ें वापस करो भाई, ख़त्म बात। बस इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है, और अगर चीज़ें कोई रिसीव की हुई हैं या कोई पैसा रिसीव किया हुआ है तो फिर कोर्ट उसके मुताबिक कोई फ़ैसला दे सकती है कि यार मार्केट टर्म्स के ऊपर इतना परफॉर्म कर लो, या चलो अब अगर दूसरी पार्टी पूरे पैसे दे रही, लेट से वो ज़मीन थी 5 करोड़ की, 2 करोड़ की मैंने दी है, तो कोर्ट ने कहा यार अगर अब वो तुम्हें 5 करोड़ पूरा कर दे तो तुम दे दोगे? मैंने कहा दे दूंगा जी। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, बात आई है भाई समझ? चलें जी। उसने कहा कवर अ मनी लैंडर एडवांस मनी टू साजिद एन एग्रीकल्चरलिस्ट इन एमरजेंसी सिचुएशन एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस मेड हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ डबल द अमाउंट विद हायर इंटरेस्ट रेट। कंवर साहब ने भाई एक साजिद एक ज़िम्मेदार है, किसान है, उसको पैसे दिए हैं और एमरजेंसी सिचुएशन थी। तो अब देखें, लैंडर वाला भी हमने नहीं पढ़ा हुआ यहाँ पे, अनड्यू इन्फ्लुएंस की प्रिजम्पशन में नहीं पढ़ा हुआ। इसका मतलब यहाँ पे प्रिजम्पशन नहीं है, यहाँ पे जो बंदा इल्ज़ाम लगाएगा उसे साबित करना पड़ेगा। मैं बार बार आपको इसलिए लिंक कर रहा हूँ कि आपके माइंड में बैठ जाए वो बात, ठीक है। अच्छा, अब उसने भाई उसे कहा कि लेट से 10 लाख रुपया तुमने लिया था, लेकिन अब तुम मुझे 20 लाख रुपया वापस करोगे। वो चला गया अदालत के अंदर
कि भाई 20 लाख रुपया मुझे वो वापस करने का कह रहा है। अदालत पहले नंबर पे बताए ऑनेस्ट प्रोबेंडी किसके ऊपर डालेगी, कौन साबित करेगा। अदालत ने कहना कि मुझे तो नहीं समझ आ रही कि किसने इन्फ्लुएंस किया है, तो इसलिए भाई जो इल्ज़ाम लगा रहा है वही करे, क्योंकि वो कहेगा इन केसेस के अंदर मैं समझ नहीं पा रहा, इसमें हमने लैंडर वाला तो केस पढ़ा ही नहीं हुआ, लैंडर वाला नहीं ना पढ़ा, ठीक है। कहेगा भाई साजिद साहब आपने इल्ज़ाम लगाया, आप साबित करें। सारी ने साबित कर दिया, अब वॉइड होगा कॉन्ट्रैक्ट। अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन इस एग्जांपल में कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड। हो सकता है कोर्ट कहे बॉन्ड पूरे का पूरा खत्म हो गया, ऑर्डरिंग साजिद टू पे द ओरिजिनल अमाउंट, और उसे कहेगा तुमने 10 लाख लिया, तुम 10 लाख ही वापस करो, 20 नहीं करना, ठीक हो गया। तो ये भी हो सकता है विद सच इंटरेस्ट रेट एज मे सीम जस्ट, जो मुनासिब इंटरेस्ट रेट हो। ओके भाई, कोई मसला इस तरह का तो प्लीज़ पूछ लें। डिफरेंस आ गया जी, बस क्विकली ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हुई हैं। कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक हॉट फेवरेट है इसका एग्जामिनर का, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, अक्सर इसमें से पूछा हुआ है। आप अभी आगे इसमें हम देखेंगे पास पेपर्स में ना अक्सर इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। आपके पास जो सेट आ गया पास पेपर का आ जाएगा 1-2 दिनों में, उसमें भी आप देखिएगा इसमें से अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा होता है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी देखना है। अब देखें नहीं कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या फ़र्क है। कोर्जन में वो कहते हैं कोर्जन इज ऑब्टेन्ड बाय गिविंग अ थ्रेट ऑफ एन ऑफेंस और कमिटिंग एन ऑफेंस, कोई जुर्म करके या थ्रेट करके करते हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस में वो कहते हैं बाय डोमिनेटिंग द विल को डोमिनेट करते हुए, जुर्म का थ्रेट नहीं करते, डोमिनेट विल करते हैं, ऐसे ही है, विल डोमिनेट करते हैं। नेचर ऑफ प्रेशर, कोर्जन के अंदर फिजिकल प्रेशर है, फिजिकल से मुराद कुट मार कुट है भाई, इसकी थ्रेट ही होती है ना, अगवा कर लेंगे ये। इधर क्या है, मॉरल प्रेशर, अखलाकी प्रेशर, देख ले यार भाई, नहीं ठीक है। रिलेशनशिप, कोर्जन के अंदर भाई पार्टीज आपस में हो सकता है रिलेशन में हो सकता है ना हो। कल हमने पढ़ा था वो गॉड फादर वगैरह वाला सीन, उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं था। घोड़े का क्या ताल्लुक था इसके साथ, मूवी स्टार के साथ, गॉड फादर का क्या ताल्लुक था उन दोनों के साथ, नहीं था ताल्लुक, ठीक है। तो रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने पढ़ा था कोर्जन किसी पर भी अप्लाई की जा सकती है, किसी की तरफ से भी अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन के अंदर ही हमने बात कर दी थी कि भाई सबसिस्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए लाजमी। रीज़न, कोर्जन का रीज़न क्या था भाई, अगले बंदे को ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ज़बरदस्ती एग्रीमेंट के अंदर लेके आना। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मकसद एग्रीमेंट में लाना नहीं होता, अनफेयर एडवांटेज लेना होता है, ठीक है। क्रिमिनल लायबिलिटी, कोर्जन ऑब्वियसली इलीगल काम आपने किया, क्रिमिनल लायबिलिटी भी की है। इधर अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो तरला किया भाई, मॉरल एक गलत हरकत की है, क्राइम नहीं आपने किया हुआ, ठीक है। चलें जी आगे, कोर्जन ऑन होम किसके ऊपर अप्लाई की जा सकती है भाई, कोई भी किसी भी बंदे पे अप्लाई की जा सकती है। बाय होम, किसी भी बंदे से, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट भी अप्लाई कर सकता है, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी, ठीक है, और पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस है भाई, अनड्यू इन्फ्लुएंस में ओनली बी एम्प्लॉयड ऑन दी पार्टी हुज कंसेंट इज डिजायर्ड, सिर्फ उसी बंदे के ऊपर। टीचर ने स्टूडेंट की डिजायर, उसकी कंसेंट लेनी है, सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर करेगा, उसके किसी और के ऊपर नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर। लॉयर ने क्लाइंट से कोई फ़ायदा लेना है, कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ ना कुछ करना है, उसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। बाय होम से मुराद भाई ऑब्वियसली अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी जो शख्स इन्फ्लुएंस कर सकता है, डोमिनेट कर रहा है, वही करेगा, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोर्जन के अंदर जी आपका ऑनस ऑफ प्रूफ मतलब है कि ऑनस प्रोबेंडी किसके ऊपर है, ये आपका सिंपल है जी, रेसिपिएंट के ऊपर। The onus of proof is on the party who wants to relieve himself from the consequences of coercion। इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, सिंपल हो गया। एग्रीव्ड पार्टी, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट से मुराद जिसको कुट पड़ी है, जिसके ऊपर एक्सरसाइज की गई है कोर्जन, तो आप कह लें एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय कोर्जन, जो अपने आप को रिलीव करवाना चाह रहा है कि भाई मेरी जान छुटे इस कॉन्ट्रैक्ट से, वो करेगा। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है कि भाई जिस पार्टी ने डोमिनेट की है विल, वो इसको साबित करेगी। अब देखें प्रिजम्पशन में तो पता है कि किसने की है डोमिनेट, प्रिजम्पशन है ना उसके बारे में, मफरूज़ा है। दूसरी में पता नहीं है किसने की है, तो वो फिर दूसरी पार्टी कर देती है। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, भाई कोर्जन के अंदर एग्रीव्ड पार्टी हैज़ टू रिस्टोर द बेनिफिट, उसने लाजमी करना है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर मे और मे नॉट, हमने अभी पढ़ा है ना कि हो सकता है अदालत के यार अच्छा 25 लाख तुम्हारे पास है, अपने पास ही रखो, लेकिन उतरी की जगह भी उसको दे दो, ठीक है, हमने एग्जाम्पल में कहा। लेकिन कोर्जन के अंदर लाजमी तौर पर रेस्टिट्यूशन होगी, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स लाजमी होगी, ठीक है जी। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। प्रैक्टिस इनकी ज़ाहिर है जब पूरा चैप्टर की करेंगे उसी वक्त ही कर लेंगे। मेरे ख्याल में एग्जाम्पल्स आर सफिशेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़
आपकी आज की असाइनमेंट क्या है जी, आपने ये जो एग्जांपल्स हैं वो लिखनी है, ठीक है। तहम्मुल से गौर से कॉन्सेप्ट समझना है चैप्टर का, बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर चल रहा है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।